हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल नूरी स्टडी क्लासेस में। ठीक है, तो आज हमने क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस ली है। क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस ली है और इसमें जो हम देखने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट बुक जो है पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट बुक है उसका हम फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर हमने देख लिया था। उसका हम ये जो वीडियो है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या वीवीआई क्वेश्चन से। तो आप इसे वीवीआई क्वेश्चन कह लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लें, या इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह लें, तो इसके नाम से ये वीडियो है। तो चलिए जानते हैं इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को मैंने कवर करने का प्रयास किया है। तो आप देखें कि ये जो क्वेश्चन हमने लिए हैं क्या वो सच में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं। ठीक है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो जानते हैं कि उन सब वो कौन से क्वेश्चन है जिसको मैंने कवर किया है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि तीसरी दुनिया से क्या अभिप्राय है। मतलब तीसरी दुनिया किसे कहा जाता है। आपको ये सब पढ़ाया गया है लेकिन फिर भी क्वेश्चन ऐसा ही था, मतलब क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते एग्ज़ाम में, तो क्या करें, लेना पड़ा। तो देखिए, तीसरी दुनिया के नाम से किसे जाना था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो अगर यहाँ पे आप ब्रैकेट के अंदर इस तरह से क्वेश्चन लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर आप लिख देते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1945 से लेकर 1939 से लेकर 1945 तक। अगर यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं 1939 से लेकर 1945 तक, तो आपको ये एग्जाम मतलब आपका जो आंसर रहेगा वो अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, आकर्षित करेगा एग्जामिनर को। तो आपको लिखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, ठीक है, मतलब दूसरे युद्ध के बाद हुई क्या कहे स्वतंत्र हुए एशिया, मतलब जो आज़ाद एशिया है उसे अफ्रीका और टैलिन अमेरिका के दोनों को तीसरी दुनिया के नाम से संबोधित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा किताबी लैंग्वेज है जो कि आपको समझ में नहीं आया। तो देखिए क्या हुआ कि दूसरा विश्व युद्ध के बाद जब दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला, तो 1945 के बाद क्या हुआ कि दो गुटों में बट गया। अमेरिका और सोवियत संघ जो था वो क्या हुआ, पूरी दुनिया दो गुटों में बट चुका। पश्चिमी गुट जो था उसकी अगुवाई यूएसए कर रहा था, यानी कि अमेरिका कर रहा था, और पूर्वी गुट जो था उसकी अगुवाई यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ कर रहा था। ठीक है, तो इसी तीसरी दुनिया यहाँ पे पूछा गया है, तीसरी दुनिया। ठीक है, तो ये पहली दुनिया जो कहा जाता है वो अमेरिका के गुटों को कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी दुनिया सोवियत संघ के गुटों को कहा जाता है। उसके बाद जो नव स्वतंत्र देश थे, यानी कि एशिया के कुछ ऐसे देश थे जो कि अभी अभी स्वतंत्र हुए थे, तो वो जो स्वतंत्र थे वो कौन से देश थे, जो कि गुट निरपेक्षता में शामिल थे। ठीक है, तो ये गुट निरपेक्षता वाले जितने भी देश थे इन सबको तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये तीसरी दुनिया से क्या अभिप्राय आप समझ गए होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो नव स्वतंत्र देश थे, स्वतंत्र राष्ट्र थे, उन्होंने क्या किया कि दोनों ही गुटों में शामिल ना होने के लिए एक अलग से गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया और उसमें शामिल हुआ। तो उस गुट निरपेक्ष में जितने भी देश शामिल थे उन्हीं को क्या कहा गया, तीसरी दुनिया के नाम से जाना गया। ठीक है, तो आई होप कि तीसरी दुनिया से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसानी से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या था। मतलब जो नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थे उसका मुख्य लक्षण कौन सा था, तो उन्हीं के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो देखिए, अल्प विकसित जो देश था, मतलब जो कि कम विकसित देश थे, जो कि अभी नौ स्वतंत्र राष्ट्र थे, ठीक है, मतलब अभी अभी आज़ाद हुए, तो वो क्या है, अभी अल्प विकसित है, वो अभी विकास नहीं किया है अपने देशों का, अपने राष्ट्रों का। ठीक है, तो उसी को अल्प विकसित देश कहें। तो अल्प विकसित देशों का अपने संसाधनों पर नियंत्रण होना, मतलब क्या कहा इन्होंने कि जो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ने ये कहा कि जो देश अभी अभी आज़ाद हुए हैं सबसे पहले उनको अपने संसाधनों पर, उसके पास जो भी संसाधन है, पेट्रोल, कोयला, खनिज, जो भी चीज़ है उस पर उसका नियंत्रण हो।
मतलब उस देश का नियंत्रण पहले हो जाए। ठीक है, पहली बात कहा कितने, तो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ने। उसके बाद दूसरा कहा कि पश्चिमी देशों के बाजारों तक इसकी पहुंच, जो पश्चिमी बाजार थे, यूरोपीय बाजार थे, ठीक है, यूरोपीय देशों के जो बाजार थे उनमें क्या हो कि इन मतलब अल्प विकसित देशों का भी हस्तक्षेप हो, इन तक इसकी भी पहुंच बढ़ाई जाए। ठीक है, इन बाजारों में भी इन नव स्वतंत्र देशों को भी शामिल किया जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन सेकंड था कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या था। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन सेकंड भी आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ हमें क्वेश्चन 1 और 2 समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुट निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। आपको हम पढ़ा, ये सब टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुके हैं। इसका जो फर्स्ट वीडियो पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक है, शीत युद्ध का दौर, उसमें हम आपको ये पढ़ा चुके हैं गुट निरपेक्षता। ठीक है, तो देखिए क्या है कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि गुट निरपेक्षता से क्या माने। तो गुट निरपेक्षता से अभिप्राय है कि दोनों महाशक्तियों में से किसी भी गुटों में शामिल ना होने की नीति को ही गुट निरपेक्षता है। मतलब गुट निरपेक्षता में ये बात कही गई, जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दुनिया 2 गुटों में बढ़ चुकी थी, तो उसी समय कुछ नव अंतर्राष्ट्रीय मतलब कुछ नव स्वतंत्र देश थे यहाँ। ठीक है, तो भारत, श्रीलंका, ये सब ऐसे देश थे जो कि उस समय आज़ाद हुए थे, और मिस्र, घाना, ठीक है, इंडोनेशिया, ऐसे देश थे जो कि अभी अभी आज़ाद हुए थे। तो इन लोगों को ऐसा लगा कि अभी हम गुलामी से निकल कर आए हैं। ठीक है, और अगर हम इन दोनों गुटों में से यानी कि यूएसए या यूएसएसआर के पास अगर हम चले जाते हैं तो फिर से हम क्या बन जाएंगे कि फिर पहले तो गुलाम थे, उसके बाद अभी भी हम गुलाम हो जाएंगे। ठीक है, तो इन देशों ने ये सोचा कि हम जो करेंगे वो क्या करेंगे कि ना ही हम यूएसए यानी कि पश्चिमी देशों में, पश्चिमी खेमों में जाएंगे और ना ही पूर्वी खेमों में जाएंगे। हम क्या करेंगे, एक अलग नीति मतलब एक अलग नीति बनाएंगे जिसका नाम इन्होंने रखा गुट निरपेक्षता। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता की नीति ये कहता है कि दुनिया जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया 2 गुटों में बढ़ चुकी थी, उन 2 गुटों से दूरी बनाकर रखने की नीति को ही गुट निरपेक्षता की नीति कहा गया। ठीक है, तो क्या गुट निरपेक्षता की नीति में कितने देश थे, तो उस समय 5 देशों ने इसके मिलकर के इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो वो 5 देश कौन कौन से थे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको हिंट्स कुछ दे रहा हूँ, आपको पहले टॉपिक में पढ़ा दिया। पहले भारत था, ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद मिस्र था, ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद घाना था, ठीक है, उसके बाद इंडोनेशिया था, और एक का नाम नहीं बताएंगे हम, एक का नाम आप बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन थर्ड था ये भी आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4th की ओर चलते हैं, और 4th क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत जो है वो सीटो और सेंटो का सदस्य क्यों नहीं बना। ठीक है, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के याद रखें। ठीक है, भारत ये कह रहा है कि सीटो और सेंटो जो था, भारत क्या किया कि सीटो और नाटो, ठीक है, तो सीटो की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ये बताने, तो सीटों की स्थापना जो हुई थी वो 1954 में हुई थी। सीटों की स्थापना 1954 में, और नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। कब हुई थी, 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो देखिए भारत ने इन दोनों गठबंधनों से दूरी बनाकर क्यों रखा, उसका आंसर जानते हैं। तो देखिए कह रहा है कि भारत जो था वो किसी भी शक्तियों के गुट का सदस्य नहीं बनना चाहता था। मतलब भारत किसी भी शक्ति के, मतलब यानी कि यूएसएसआर शक्ति जो था, सोवियत संघ या अमेरिका, इन दोनों के किसी भी शक्ति से, दोनों शक्तियों के किसी भी गुट से क्या करना चाहता था, ये कोई भी संधियां या कोई भी सदस्यता नहीं बनाना चाहता था। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्वतंत्रता नीति बनाए रखने के कारण भारत सीटो और नाटो, सीटो, सेंटो, नाटो या वारसा, इन तीनों संधियों से क्या हुआ, चारों से सैनिक संधियों से शामिल नहीं होना चाहता। मतलब भारत क्या चाहता था कि हमारी जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता नीति कायम रहे, बनी रहे। इसके लिए भारत ने क्या किया कि सीटो, सेंटो, नाटो और वारसा, इन सब संधियों से अपने आप को अलग रखा, यानी कि दूर रखा।
ठीक है। तो ये कारण थे, ये रीज़न थे कि भारत ने अपने आप को सीटो और सेंटो या वारसा, ठीक है, तो इन सभी संधियों से क्यों अलग रखा। तो इसका कारण यही था कि भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था और वो ये नहीं चाहता था कि हम किसी भी देशों के गुटों में शामिल हो, क्योंकि उन्होंने पहले भी गुटों में शामिल होने से मना कर दिया और उन्होंने एक अलग आंदोलन बनाया जिसका नाम रखा गुटनिरपेक्षता आंदोलन। ठीक है, तो गुटनिरपेक्षता में शामिल हुए, तो इसलिए ये नहीं चाहते थे कि अब इन दोनों में से किसी में हम शामिल हो। ठीक है, तो ये सीटो और सेंटो से क्यों फ़र्क अलग रहे भारत, इसका रीज़न भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ये कह रहा है कि अपरोध किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अपरोध क्या है उसके बारे में जानेंगे। अपरोध का अर्थ होता है रोक और संतुलन। रोक और संतुलन क्या है कि जब दोनों पक्ष, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत मुश्किल से, क्योंकि बुक्स में ये ऐसे क्वेश्चन बॉक्स में दिया हुआ था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने हैं। तो देखिए अपरोध का मतलब होता है क्या, ये रोक और संतुलन। जब देखिए रोक और संतुलन ये कहता है कि जब दोनों पक्ष विनाश करने में समर्थ हो तो कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। मतलब ये बात ये कह रहा है आपको, यहाँ पे हम समझाते हैं। मान लीजिए कि ग्रुप ए जो है वो क्या है, ताकतवर है, मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है ये। ठीक है, उसके बाद ग्रुप बी जो है ये भी उतने ही शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा ये भी शक्तिशाली, मतलब ये जितना शक्तिशाली है ये भी उतना है या शायद इससे कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, या कुछ कम है, मतलब थोड़ा कम है, उतना कम नहीं, लेकिन मान लीजिए कि दोनों बराबर में ही है, लगभग में ये शक्ति दोनों की समान है। तो अब आप ये बताइए कि इन दोनों के बीच क्या युद्ध होने की संभावना रहेगी ज़्यादा या कम। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि इन दोनों के बीच युद्ध होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच युद्ध होने की संभावना बहुत कम रहेगी, बिल्कुल ही नहीं, मतलब रहेगी ही नहीं। अब क्यों नहीं रहेगी उसका रीज़न हम बताते हैं। उसका रीज़न ये है कि जैसे कि ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों जो था वो बहुत शक्तिशाली था। इसमें से क्या होगा कि अगर ग्रुप ए इसको मतलब इससे युद्ध करेगा, ठीक है, तो इस मान लीजिए कि ग्रुप ए इसे हरा देगा, ठीक है, लेकिन ग्रुप बी भी इसे कम मतलब क्षति नहीं पहुंचाएगा, इसे भी कुछ क्षति पहुंचाएगा, या ग्रुप बी इसे हरा देगा तो ग्रुप ए भी इसे क्षति पहुंचाएगा। ठीक है, तो ऐसे में इन दोनों के बीच युद्ध होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो ऐसा ही हुआ था दूसरे मतलब शीत युद्ध का जो दौर चला 1945 से लेकर 1990 तक जो चला, इसी कारण चला क्योंकि दोनों महाशक्तियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, इसलिए दोनों अपने आप को खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि अब एक यहाँ से और एक टॉपिक समझ लीजिए कि मान लीजिए ग्रुप ए जो है वो क्या है कि शक्तिशाली कम है, मतलब कमज़ोर है, और ग्रुप बी जो है वो शक्तिशाली बहुत है। तो इन दोनों के बीच अब युद्ध होगा कि नहीं, 100% इन दोनों के बीच युद्ध होगा, क्योंकि ग्रुप बी जो है वो क्या है, बहुत शक्तिशाली है, इसे हरा देगा। ठीक है, इसको अपने आप पर कॉन्फिडेंस है और ये तो कमज़ोर है ही। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच युद्ध होकर रहेगा, क्योंकि इसमें जो क्षति पहुंचेगी वो सिर्फ ग्रुप ए को ही पहुंचेगा, बी को कोई क्षति नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अपरोध जो थे, अपरोध किसे कहते हैं, अपरोध को आई होप कि क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था अपरोध किसे कहते हैं, ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन जो कह रहा है ये ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी मैंने कवर कर लिया है। देखिए यूएसए यानी कि अमेरिका जो था, यहाँ से क्वेश्चन कुछ गलत हो गया हमसे लगता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या है कि यूएसए जो था, यूएसए जॉन एफ कैनेडी और यूएसएसआर निकिता खुसरे, मतलब यूएसए का जो राष्ट्रपति था वो कौन था, जॉन एफ कैनेडी, और यूएसएसआर का जो राष्ट्रपति था वो कौन था, निकिता खुसरेव। ठीक है, तो देखिए क्यूबा मिसाइल संकट के समय यूएसए तथा यूएसएसआर के ठीक, ओ सॉरी यहाँ से ये गलती हो गई कि क्वेश्चन ये है और आंसर ये है। ठीक है, तो अब देखिए कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय यूएसए, ठीक है, यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे, यानी यूएसए के तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था, वो कर रहा था जॉन एफ कैनेडी। ठीक
ठीक है। और यूएसएसआर की ओर से जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था, वो था निकिता खुसरेव। कौन था, निकिता खुसरेव। तो आपसे यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय यूएसए की ओर से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो जॉन एफ कैनेडी। और आगे पूछ सकता है कि यूएसएसआर की ओर से नेतृत्व करने वाला क्यूबा मिसाइल के समय कौन था, तो निकिता खुसरेव। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है, यानी कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो जानते हैं कि शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है, उसको जानेंगे। तो देखिए, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है कि परमाणु महाशक्तियाँ होने के कारण दोनों ही महाशक्तियाँ यानी कि यूएसए और यूएसएसआर, देखिए यहाँ पे पता है दोनों ही महाशक्तियाँ। अब ब्रैकेट में यहाँ यूएसए और यूएसएसआर इसलिए लिखा है क्योंकि आंसर को ये एक अट्रैक्टिव बना रहा है, ठीक है। ऐसे कोई तो देखिए, यूएसए और यूएसएसआर में सीधे रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंद्विता तथा तनाव की स्थिति बन गई। मतलब क्या हुआ कि शीत युद्ध के अभिप्राय में क्या हुआ कि दोनों महाशक्तियों ने क्या किया, अपने अपने के लिए एक परमाणु शक्तियाँ बढ़ाने लगे, अपने हथियारों की ओर लगा दी, ठीक है, बारूद हथियारों की होड़ लगा दी। इसमें क्या हुआ कि दोनों महाशक्तियों ने सीधे रक्त रंजित स्थानों पर प्रतिद्वंदिता मतलब कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन तथा तनाव की स्थिति बन गई। पहले क्या था कि दोनों में युद्ध की स्थिति बनी थी, लेकिन अब क्या हुआ कि दोनों में कंपटीशन बन गया और तनाव की स्थिति बन गई। लेकिन वास्तव में इन दोनों के बीच युद्ध हुआ नहीं, मतलब युद्ध की हमेशा से आशंका रही कि कब युद्ध हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे से डरते रहे तो, लेकिन वास्तव में युद्ध हुआ नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ये आता है कि शीत युद्ध, ये जो शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है ये भी आप समझ गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है। देखिए, निशस्त्रीकरण का अर्थ क्या होता है। इसका निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है परमाणुक तथा अन्य हथियारों की सीमित या समाप्त करना। मतलब इसमें ये कह रहा है कि निशस्त्रीकरण का मतलब ये होता है कि ऐसे हथियार जिससे कि ऐसे परमाणु हथियार जिससे कि मानवता जाति को क्या हो, खतरा हो, ठीक है, मानवता जाति को खतरा हो, उन हथियारों पर निशस्त्रीकरण करना, समाप्त करना या बैन लगा देना, ठीक है। तो निशस्त्रीकरण यही कहता है कि ऐसे शस्त्र, ऐसे अस्त्र या शस्त्र जो कि मानवता के लिए मानवता का संहार कर सके, खत्म कर सके मानवता पीढ़ी को, उन हथियारों को क्या करे, उन हथियारों को सीमित या समाप्त करना, ठीक है। तो ये निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है कि निशस्त्रीकरण क्या है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया। अब देखिए कि क्यूबा मिसाइल संकट जो था वो शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों था, ठीक है। तो देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु कैसे था। तो क्या हुआ कि 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में अपना परमाणु मिसाइल तैनात कर दिया, ठीक है। अमेरिका जो था वो नज़दीकी निशाने पर आ गया। अब अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी की जवाबी कार्रवाई के बाद सोवियत संघ ने मिसाइलें हटा ली और दोनों महाशक्तियों के बीच क्या हुआ कि तनाव और प्रतिद्वंदिता ने युद्ध का रूप नहीं लिया। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट का चरम बिंदु कहा जाता है। अब देखिए, हम आपको अच्छे तरीके से बता दें क्या हुआ क्यूबा मिसाइल संकट में। कि क्यूबा मिसाइल संकट में ये हुआ कि जो वहाँ की सोवियत संघ की जो वो थी राष्ट्रपति नेता जो थी निकिता खुसरेव, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि क्यूबा जो है एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि सटा है किसके, अमेरिका के करीब। मतलब मान लीजिए यहाँ पे अमेरिका है तो यहाँ पे क्यूबा है, छोटा सा है, ये आकार में बहुत बड़ा बना दिए हम, लेकिन यहाँ पे छोटा सा क्यूबा है। और सोवियत संघ जो है वो यहाँ है, ठीक है। ये सोवियत संघ है और ये अमेरिका है और ये क्यूबा है, ठीक है। तो देखिए, क्यूबा नज़दीक तो किसके हैं, अमेरिका के,
लेकिन इसका जो दोस्ती है वो किससे है, वो सोवियत संघ से। अब समझिए सोवियत संघ से दोस्ती क्यों है कि सोवियत संघ में जो विचारधारा है वो समाजवादी विचारधारा है, और यहाँ पे भी मतलब क्यूबा में भी जो विचारधारा है वो समाजवादी विचारधारा है। तो पहला मेल मिल रहा है दोनों में, ठीक है। तो ये इन दोनों की वजह से ये क्या है, दोनों दोस्त है। उसके बाद सोवियत संघ क्या करता है, क्यूबा को आर्थिक, सैन्य, हर तरह की सहायता देता है क्यूबा को, इसलिए क्यूबा सोवियत संघ का आभारी है, दोस्त है, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता खुसरेव, उन्होंने सोचा कि अगर हम क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में बदल दे तो यहाँ से हम अमेरिका को क्या करेंगे, अमेरिका हमारे नज़दीकी निशाने पर आ जाएगा, और हम अमेरिका को क्या करेंगे, यहाँ से दोगुना, मतलब यहाँ से हम जितना इसको अमेरिका को नुकसान पहुँचा सकते थे, हम क्यूबा से उससे 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा ही नुकसान पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो ये निकिता खुसरेव ने सोचा, और ऐसा 1962 में निकिता खुसरेव ने कर दिया। यहाँ पे सैनिक संगठन बना, मतलब सैनिक ठिकाने बना लिए, और यहाँ से क्या किया, यहाँ पे क्यूबा मतलब अमेरिका पे मिसाइलें तैनात कर दी। अब जो जॉन एफ कैनेडी था, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी था, वो क्या हुआ, वो मतलब बौखला गया, ठीक है। और इसकी खबर जो थी जॉन एफ कैनेडी को 3 हफ्ते के बाद लगी थी इसकी खबर, ठीक है। तो जॉन एफ कैनेडी को जब इसकी खबर लगी तो जॉन एफ कैनेडी ने क्या किया कि मतलब सोवियत संघ से मिसाइलें हटवाने के लिए अपनी सेना भेज दी, ठीक है, अपनी विमानें भेज दी, सेना भेज दी। और अब इस तरफ से जो था वो सोवियत संघ की सेनाएं थी, तो एक तरफ अमेरिका की सेना और एक तरफ से सोवियत संघ की सेना, ठीक है। एक ऐसी स्थिति बन गई थी कि इस समय ऐसा लग रहा था कि दुनिया जोगी अब ये तीसरा विश्व युद्ध झेलेगा, ठीक है। क्योंकि पहला दूसरा विश्व युद्ध हो चुका था, तो तीसरा विश्व युद्ध झेलेगा। लेकिन दोनों, आपको अभी अपरोध वाला बताएं कि दोनों शक्तियां जो थी वो बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए इन दोनों के बीच युद्ध होना उतना संभव नहीं था, दोनों युद्ध होने का चांस बहुत कम था। तो इन दोनों के बीच युद्ध नहीं हुए, इन दोनों के बीच कुछ मेल मिलाप हो गए, कार्रवाई हुई, ठीक है। और ये दोनों फिर अपनी अपनी जहाज़ें वापस ले ली, अपनी अपनी विमानें वापस ले ली, ठीक है। अमेरिका अपनी तरफ चला गया, सोवियत संघ अपनी तरफ चला गया, ठीक है। तो इसी को दौर को जब दोनों महाशक्तियों की जो सेना आमने सामने थी, इसी को क्या कहा, क्यूबा मिसाइल संकट का चरम बिंदु, मतलब क्यूबा मिसाइल संकट को चरम बिंदु कहा गया। किसका, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट को कहा गया, ठीक है। तो आया आपकी क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों कहा गया, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, और आगे ये कह रहा है अगला क्वेश्चन कि गुट निरपेक्षता की नीति के 4 सिद्धांत लिखें, ठीक है। यानी कि गुट निरपेक्षता की जो नीति है उसके 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं वो लिखने हैं। तो देखिए पहला ये नीति कहता है कि स्वतंत्र विदेश नीति, मतलब अपना विदेश नीति जो है वो क्या हो, स्वतंत्र हो, अपने तौर पर हम फैसला ले सकें, ठीक है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि महाशक्तियों के गुटों से अलग रहना, जैसा कि हमने पढ़ चुका पहले कि दोनों महाशक्तियों से क्या करना, दूरी बनाकर रखना, दोनों ही गुटों से दूरी बनाकर रखना, दोनों ही गुटों में शामिल ना होना। उसके बाद साम्राज्यवाद का विरोध करना, जो साम्राज्यवाद था मतलब पश्चिमी देश जो था, ठीक है, यूरोपीय कंट्री जो था, उन्होंने पूरी दुनिया में बहुत ऐसे देशों पर जाकर क्या किया, राज किया, ठीक है, साम्राज्य अपना खड़ा किया। तो ऐसे भारत क्या करता था कि इस साम्राज्यवाद का भी विरोध करता था, ठीक। उसके बाद विश्व शांति व सह अस्तित्व, मतलब विश्व शांति के लिए प्रयास किया भारत ने, ठीक है। उसके बाद रंग भेद का विरोध किया, ठीक है। अफ्रीका में जो वो मतलब काले और गोले का जो, ठीक है, सफ़ेद, काला और सफ़ेद का जो रंग भेद चला उसके लिए भी प्रयास किया। तो ऐसे होते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि आपसी विवादों को बातचीत से सुलझाना, ठीक है, गुट निरपेक्षता की नीति में आता है। यूएनओ में विश्वास रखना। यूएनओ जो था वो, यूएनओ जो है वो क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई। और भारत इसका सदस्य जो बना है वो बना है 30 अक्टूबर 1945 को, आपको याद रखनी है। भारत इसका सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को बना है, और इसकी गुट यूएनओ की का जो निर्माण हुआ है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि नव अंतर्राष्ट्रीय, शायद ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, दोबारा से रिपीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन हमारा हो गया था।
नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है, इसकी दो नहीं नहीं हुआ था। तो चलिए जानते हैं कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है, इसकी दो विशेषताएं बताए। तो देखिए क्या है कि अल्प विकसित देशों द्वारा अपनाना आर्थिक, मतलब अल्प विकसित जितने भी देश थे उसके द्वारा क्या करना, अपना आर्थिक अपनाना, और टिकाऊ विकास करना। ठीक है, मतलब अपनी आर्थिक पैसों में अपना धक जमाना या अपना अपने मुकाम पर खड़ा होना। उसके बाद क्या हुआ कि टिकाऊ विकास करना, ऐसा विकास करना जो कि कुछ सालों तक चले, कुछ दिनों तक चले। ठीक है, और इसकी दो विशेषताएं निम्न है। वो दो विशेषताएं कौन कौन सी है वो जानेंगे। तो देखिए दो विशेषता ये है कि अल्प विकसित देशों का अपने प्राकृतिक संसाधन पर नियंत्रण नियंत्रण हो। ठीक है, मतलब जो अल्प विकसित देश हैं जिसका जो अभी तक विकास नहीं किया है, जो अभी नए स्वतंत्र देश हैं, नव स्वतंत्र देश हैं, उनको क्या हो कि उसके पास जो भी संसाधन है उस पर उसका नियंत्रण हो। शायद ये क्वेश्चन हमने पहले ही पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों में भूमिका हो। मतलब अल्प विकसित जितने भी देश है उसको क्या हो कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संगठन हैं उन सब में इस अल्प विकसित देशों का भी भागीदारी हो। ठीक है, ऐसा कह रहा है। तो ये हमारे थे नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो है, इसकी दो विशेषताएं थी। कौन कौन सी विशेषताएं थी, ये था कि पहला जो उसके पास अपने संसाधन है उस पर उसका नियंत्रण होना चाहिए, और दूसरा ये कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने भी आर्थिक संगठन उसमें उसकी भूमिका होनी चाहिए, यानी कि योगदान भी होना चाहिए अल्प विकसित देशों का। ठीक है, तो यहाँ से ये कह रहा था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद आगे और क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि ये क्वेश्चन वैसे हमने पढ़ लिया लेकिन बता देते आपको कि महाशक्तियाँ जो थी वो छोटे देशों को अपने अपने साथ क्यों रखना चाहती थी। मतलब ये खुद महाशक्ति थी एक बहुत बड़ी। ठीक है, तो वो अपने साथ अपने इस छोटे छोटे देशों को क्यों रखना चाहते थे। तो देखिए उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। वो क्या रीज़न है, तो वो जानते हैं कि महाशक्तियों को छोटे देशों से लाभ था। वो क्या लाभ था वो जानते कि छोटे देशों के जो प्राकृतिक संसाधन थे वो प्राप्त होते थे किसको, महाशक्तियों को। ठीक है, उसके बाद सैन्य ठिकाने स्थापित करना। आप देखिए कि छोटे छोटे जो देश थे वहाँ पे क्या कर सकते थे महाशक्तियाँ, अपना छोटा छोटा सैन्य संगठन भी बना सकता था। ठीक है, और इससे कुछ आदमी भी उपलब्ध हो जाते जो कि सेना में संचालित करने में काम आते थे। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि आर्थिक सहायता प्राप्त करना, मतलब इन छोटे छोटे देशों से छोटी छोटी रकम हासिल करना और इन रकमों से आर्थिक सहायता प्राप्त करना। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि भू क्षेत्र, यानी कि मान लीजिए कि छोटा छोटा देश जो है वो महाशक्तियों में मिलेगा तो इसके पास जमीन की भी बढ़त होगी। तो भू क्षेत्र में क्या होगा कि भू क्षेत्र जब बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, इन महाशक्तियाँ अपनी हथियार और सेना का संचालन कर सकती है। ठीक है, करने में आसानी होगी। तो यहाँ से हमारा जो वीडियो था, फर्स्ट वीडियो जो था फर्स्ट चैप्टर का, सॉरी ये सेकंड वीडियो है पॉलिटिकल साइंस का। तो ये जो चैप्टर था हमारा शीत युद्ध का दौर, आई होप कि इससे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे मैंने कवर करा दिए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कोई क्वेश्चन हमसे छूटा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको ज़रूर वो क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे विनती है कि सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। आशा है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।